नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह और इस वक्त की बड़ी खबर, काशी विश्वनाथ मंदिर में 3 संदिग्ध पकड़ाए हैं। तीनों संदिग्धों से यूपी पुलिस इस वक्त पूछताछ कर रही है। गिरिडीह के ये तीनों संदिग्ध रहने वाले बताए जा रहे हैं। गेट नंबर 4 से सीआरपीएफ ने इन्हें पकड़ा है और इस वक्त पुलिस इन तीनों संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। गिरिडीह के रहने वाले ये तीनों संदिग्ध बताए जा रहे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में तीनों संदिग्ध पकड़ाए हैं और तीनों संदिग्धों से इस वक्त यूपी पुलिस की पूछताछ जारी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी एजाज अहमद गिरिडीह से जुड़ गए। एजाज, क्या अपडेट आपके पास आ रहे हैं? यूपी पुलिस इन तीनों संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। तीनों संदिग्ध गिरिडीह के किस जिले के रहने वाले हैं, कहां पे रहने वाले हैं? जी, आपको बता दें कि काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रवेश के दौरान गेट नंबर 4 से सीआरपीएफ ने 3 संदिग्धों को पकड़ा था। बीते देर रविवार के शाम की बात है, जब आरती हो रही थी। इनमें से 3 में से जो 2 हैं वो विशेष समुदाय से हैं और तीनों गिरिडीह के ही रहने वाले हैं। इन तीनों से यूपी पुलिस के अलावा खुफिया विभाग ने पूछताछ की है। पूछताछ में विशेष जानकारी नहीं मिली है और न ही किसी प्रकार का संदिग्ध सामान भी मिला है। इसके बावजूद तीनों की कुंडली को पुलिस के द्वारा खंगाला जा रहा है। यूपी पुलिस की सूचना पर गिरिडीह पुलिस ने बनियाडी निवासी मुक्तेश्वर सिंह उर्फ एलबी सिंह, बुढ़िया खाद निवासी मोहम्मद निसार उर्फ राजन और बेंगाबाद के सोनबाद निवासी मोहम्मद मुख्तार की जानकारी पुलिस अभी इकट्ठा कर रही है और जिसके बाद से लगातार ये मामला और भी तूल पकड़ते जा रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि तीनों यहाँ से शायद घूमने के लिए वहां पे गए थे, लेकिन वहां पे जो सीआरपीएफ जो सुरक्षा बल वहां पे मौजूद थे, इन तीनों पर शक हुआ और शक के आधार पर जब इन लोगों को डिटेन किया और पूछताछ किया तब इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और एटीएस भी बताया जा रहा है, एटीएस भी इस मामले में अब यूपी की एटीएस भी पूछताछ कर रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद एजाज तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए अब बात करते हैं ईडी की ओर से सीएम हेमंत सोरेन को जारी समन पर संग्राम की। सीएम हेमंत सोरेन को कल पूछताछ के लिए ईडी की ओर से समन जारी किया गया है। सीएम ने 16 नवंबर को ही पूछताछ का आग्रह किया था, लेकिन अब ईडी ने उनकी अपील ठुकरा दी है। साहेबगंज से अवैध खनन से जुड़ा ये पूरा मामला, जिसमें सीएम के विशेष प्रतिनिधि पंकज मिश्रा से भी जुड़े मामले में पूछताछ की जाएगी। इससे पहले 3 नवंबर को सीएम को पूछताछ के लिए पहला समन जारी किया गया था, जिसके बाद सीएम की ओर से समन की तारीख को आगे बढ़ाने की मांग की गई थी। इसके बाद 17 नवंबर के लिए दूसरा समन जारी किया गया है। पीएमएलए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 50 के तहत यह नोटिस जारी किया गया है, जिसमें 17 नवंबर को सुबह 11:30 बजे सीएम हेमंत सोरेन को रांची के जोनल ऑफिस पहुंचने का निर्देश दिया गया है। यानी कि कल का दिन सीएम हेमंत सोरेन के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण, क्योंकि कल सुबह 11:30 बजे सीएम को ईडी के सामने पेश होना है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर सीएम हेमंत सोरेन को समन क्यों भेजा गया है। दरअसल ईडी की कार्रवाई में कई मामलों के तार सीएम से जुड़ते दिख रहे हैं। सीएम के विशेष प्रतिनिधि पंकज मिश्रा पर अवैध खनन में शामिल होने और 42 करोड़ से अधिक की संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। ईडी को छापेमारी के दौरान पंकज मिश्रा के घर से सीएम के खाते के ब्लैक चेक बुक मिले थे। इसमें 2 चेकबुक पर साइन थे, लेकिन राशि का उल्लेख इस चेकबुक में नहीं था। वहीं पंकज मिश्रा पर अवैध खनन के मामले में अधिकारियों को डराने के सबूत मिले हैं। रिम्स में भी पंकज मिश्रा फोन के जरिए अधिकारियों के संपर्क में थे। इधर प्रेम प्रकाश ने भी राजनीतिक संबंधों का जिक्र किया था। प्रेम प्रकाश के घर से भी 2 AK-47 और 60 गोली बरामद की गई थी। ये हथियार सीएम आवास की सुरक्षा में तैनात जवान के बताए जा रहे थे। वहीं सीए सुमन कुमार के घर से भी 17.49 करोड़ कैश मिले थे। उसने निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के जरिए रकम मिलने की बात स्वीकार की थी। इस जब्त कैश से अवैध खनन से भी मिली राशि शामिल थी। इन सभी बिंदुओं पर कल सीएम से ईडी पूछताछ कर सकती है।
और कल सीएम को पूछताछ के लिए हाजिर होने को लेकर ईडी ने समन जारी किया है। इसे देखते हुए ईडी दफ्तर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था इस वक्त बढ़ा दी गई है। झारखंड में कथित खनन घोटाले में ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। ईडी ने हेमंत सोरेन के करीबी पंकज मिश्रा को 19 जुलाई को पीएमएलए एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था, जिसमें पंकज मिश्रा के पास से ईडी को सीएम हेमंत सोरेन की पासबुक और चेक मिली थी। रांची में कल सीएम आवास पर जेएमएम की मीटिंग हुई। इस बैठक में ताजा राजनीतिक हालात पर चर्चा की गई। बैठक में जेएमएम के तेवर आक्रामक नजर आए और पार्टी आर पार की लड़ाई के मूड में दिखी। बैठक के बाद निकले शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि पार्टी बीजेपी की हर चाल का मुंहतोड़ जवाब देगी। हालांकि ईडी की ओर से समन जारी होने के बाद सीएम पूछताछ के लिए हाजिर होंगे या नहीं, इस पर उन्होंने साफ तौर पर कुछ भी नहीं कहा। बढ़ना गुना थोड़ी है। जो नीति भाजपा ने अपनाया है उसका तोड़ कर नीति हम लोग अपनाते हैं। उसका कोई तोड़ नहीं चलेगा, उसका सब तोड़ देंगे हम लोग भाजपा का। क्या मुख्यमंत्री 17 को जाएंगे ईडी कार्यालय, उस पर भी बातचीत होगी? उनसे बात करेंगे। और झारखंड की सियासत एक बार फिर से तेज होती हुई दिखाई दे रही है। रांची में मुख्यमंत्री आवास पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की 3 बजे बैठक बुलाई गई, तो वहीं 5 बजे सत्ताधारी दलों की बैठक बुलाई गई है। कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि इन बैठकों में आगे की रणनीति तय की जाएगी। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि ईडी को मोहरा बनाकर बीजेपी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को पच नहीं रही है और यह उसी का परिणाम है कि ईडी के द्वारा लगातार इस सरकार को अस्थिर करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और 3 बजे झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक दल की बैठक है और 5 बजे तमाम महागठबंधन के विधायकों की बैठक मुख्यमंत्री आवास में है। हम बैठक करके आगे की रणनीति तय कर लेंगे कि हमें क्या करना है, कैसे लोकतंत्र को बचाना है और कैसे सरकार को एकजुट रख। रांची के मोरहाबादी मैदान में जेएमएम की ओर से महाजुटान की अपील की गई है। सीएम को ईडी की ओर से मिले समन के विरोध में 16 और 17 नवंबर को महाजुटान होने वाला है। इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी निरंजन सिंह। झारखंड की सियासी एक बार फिर उफान पर है। इसका प्रमुख कारण यह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी दफ्तर बुलाया गया है। उसी को लेकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं को मोरहाबादी में जुटने के लिए बोला गया है। कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी दफ्तर में पूछताछ होगी और अगर हम देखें तो पिछले दिने जिस तरह से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रांची आई, लेकिन कल जो इसी मैदान में राज्य स्थापना दिवस के मौके पर नहीं पहुंची, वहीं दूसरी ओर चीफ गेस्ट राज्यपाल यहां रहने के बावजूद भी इस मंच पर नहीं आए। उसको लेकर के कल शाम में मुख्यमंत्री आवास पर भी बैठक बुलाई गई थी और आज फिर एक बार यूपीए की बैठक है। उसी को लेकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं को यहां जुटने के लिए बुलाया गया है। अब देखना यह है कि जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता कल जुटेंगे, क्या कुछ होता है यह आने वाला वक्त ही तय करेगा। रांची से निरंजन। और बड़ी खबर आपको जमशेदपुर से बताते चले, जहां पर NH 33 पारडी स्थित सिटी इन होटल के कैंपस में बनी 4 मंजिला बिल्डिंग 3 फीट पीछे की तरफ झुक गई है। बिल्डिंग गिरने के भय से आसपास के एरिया में अफरा तफरी मच गई है। वहीं बिल्डिंग के पिलर और दीवार क्रैक होने की वजह से आवाज सुनाई पड़ने लगी है और प्लास्टर टूट टूट कर अब गिरने लगा है। बिल्डिंग में दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र संचालित होता है, जहां कई ग्रामीण इलाकों से आए छात्र ठहर कर प्रशिक्षण लेते हैं। वहीं आसपास के एरिया में नुकसान की आशंका पर कुछ घरों को जिला प्रशासन की ओर से खाली भी करवा दिया गया है। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने पहुंचकर छात्रों को भी दूसरे यूनिट में शिफ्ट कराया है। साथ ही पास की जो सड़क है उसे भी बंद करा दिया गया है। प्रशासन की ओर से इसे डेंजर जोन घोषित किया गया है। वहीं आशंका ये भी जताई जा रही है कि बिल्डिंग कभी भी यानी कि किसी भी वक्त ध्वस्त हो सकती है। 2 तस्वीरें आप देखिए, जहां पर जो प्लास्टर है वो धीरे धीरे अब गिर रहा है और इसकी वजह से जो लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल बन गया है। छात्रों को वहां से शिफ्ट कर दिया गया है, कई घरों को वहां पर खाली करा दिया गया है और कहा यह जा रहा है कि कभी भी जो बिल्डिंग है वो ध्वस्त हो सकती है।
एक्चुअली यहाँ पे बिल्डिंग जो है करीब ये 2 घंटे से करीब ये समस्या हो रहा है ना। इसके पहले सब ठीक ठाक था। अभी फ़िलहाल जो है बिल्डिंग में जहाँ के तहाँ जो है पूरा दरदराहट आवाज़ आना शुरू हो गया और क्रैक हो गया है। पीछे साइड से हम लोग देखे बहुत सारे जगहों पे जो पिलर था वो क्रैक हो गया। उसके बाद फिर हम लोग अंदर थे, जस्ट बच्चे भी बहुत सारे थे क्योंकि हमारा 3rd फ्लोर पे हमारा हॉस्टल था। इसमें करीब 50 बच्चे इस हॉस्टल में थे। तो हम लोग ने जब देखा जाए तो बच्चों को खाली करवाया, खाना वाना का खाने का टाइम था। इस हिसाब से प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए, उस हिसाब से कोई अभी एक्शन नहीं है। सिर्फ प्रशासन आ रहा है, देख के चला जा रहा है। और बिजली विभाग का जो 1000 वाट का जो 1 लाख वाट का जो वायर है, हाई टेंशन वायर, वो अभी तक बंद नहीं किया गया है। उसको भी बंद होना चाहिए, और नहीं तो कुछ न कुछ बहुत बड़ा घटना घट सकता है। सामान तो बहुत है। हमारे ट्रेनिंग सेंटर है कौशल विकास केंद्र का, और यहाँ पे लगभग सामान हमें अगर जोड़ा जाए तो 20-25 लाख से ऊपर है। मशीनें हैं, भारी भरकम मशीनें हैं, जो इंडस्ट्रियल मशीन होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, कम से कम 50-60 कंप्यूटर्स हैं, लैब हैं, इलेक्ट्रिशियन लैब है, उसमें बहुत सारे महंगे सामानें होती हैं। बिल्डिंग के ओनर को एट प्रेजेंट कोई ऐसा गाइडलाइन तो वैसा कुछ नहीं है, बट मेन जो इनको डायरेक्शन है वो यही है कि इनका जो बगल में भी होटल है इसको पीछे साइड से कॉर्डन कर लें, ताकि इस जो टिल्टेड बिल्डिंग है इसकी तरफ अभी कोई ना जाए। अब बिल्डिंग क्या है, टिल्ट कैसे हुई, क्या हुआ नहीं हुआ, ये सब तो जांच का विषय है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रभंजन इस वक्त जुड़ गए हैं। प्रभंजन, क्या कुछ तैयारियां जिला प्रशासन की ओर से की गई हैं? बचाव कार्य किस तरीके से उनकी ओर से चलाया जा रहा है? और ये भी बताइए कि आसपास के लगभग कितने घरों को खाली करवाया गया है? जी बिल्कुल, बिल्डिंग के जो आसपास के जो घर हैं वो 3-4 घर वहाँ पर 3-4 घर वहाँ पर है जिन्हें खाली करा दिया गया है। लेकिन बिल्डिंग की अगर बात करेंगे तो अभी भी वैसी ही स्थिति बनी हुई है। हालांकि देर रात तक प्रशासन वहाँ पर थे, करीबन रात 12 बजे तक प्रशासन जो है उस आसपास के घरों को खाली कराया है। और बिल्डिंग को किस तरह मतलब आसपास के जो लोगों को सुरक्षित करने का पूरा प्रयास किया गया है। आज सुबह तक भी बिल्डिंग उसी तरह बिल्डिंग है। हालांकि प्रशासन का यह है कि इस बिल्डिंग को अब ध्वस्त किया जाएगा, उसको गिराया जाएगा, क्योंकि बिल्डिंग पूरी तरह बैंड हो चुकी है, टेढ़ा हो चुका है और उसके अंदर कई दरारें आ चुकी है। बिल्डिंग मतलब आधे घंटे 1 घंटे वो हरा का आवाज कहता हुआ अभी भी अगर देखा जाए तो काफी भयावह स्थिति बनी हुई है कि बिल्डिंग कब गिरेगी। और इस स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने इस बिल्डिंग को ध्वस्त करने का फैसला लिया है। लेकिन अभी तक ऐसा कोई कार्रवाई शुरू हुई नहीं है। वहाँ पर टेक्नीशियन आएंगे, बिल्डिंग को देखेंगे किस तरह बिल्डिंग को ध्वस्त किया जाएगा। तो कई तरह की वहाँ पर प्रशासन बिल्डिंग को देखकर ध्वस्त करने की प्रक्रिया शुरू करेगी। प्रबंधन, यहाँ पर किसकी अनियमितता सामने आ रही है? क्या क्वालिटी से कुछ छेड़छाड़ की गई, गुणवत्ता से कुछ छेड़छाड़ की गई? नहीं, जैसा कि बिल्डिंग के जो ओनर है उनका कहना है कि बिल्डिंग तो काफी पुरानी है, 20 साल का बिल्डिंग है, लेकिन वहाँ पर जब बिल्डिंग का निर्माण किया गया था तो वहाँ पर पहले से गड्ढा था, गड्ढे को वहाँ पर फिलअप किया गया था, इसके बाद बिल्डिंग का निर्माण किया गया था। तो ये आकलन किया जा रहा है कि जो गड्ढे था संभवतः वह बिल्डिंग जो है ध्वस्त, मतलब नीचे जमीन धंसने के कारण बिल्डिंग जो टेढ़ा हो गया, बैंड हो गई है, ये आकलन किया जा रहा है। बिल्डिंग काफी पुरानी है, 20 साल की है और करीबन उसमें कौशल विकास जो चलते थे 4 साल से उसमें संचालित हो रहा था। और कल ही अचानक इस तरह का जो घटना घटी है, जो अफरा तफरी मच गई, बच्चे जो है वहाँ से बिल्डिंग से निकल के भागने लगे, तो कल ही अचानक इस तरह की घटना घटी है। और बिल्डिंग के बारे में बताया जाता है कि वह मतलब काफी पुरानी है। इस तरह की जो आकलन किए जा रहे हैं कि जमीन धंसने के कारण ऐसा हुआ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रबंधन तमाम जानकारियों के लिए। और गिरिडीह में सरिया प्रखंड के जंगल में बसे गांव में हाथियों के झुंड ने बीती रात जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान हाथियों ने लक्ष्मण महतो के घर को ध्वस्त कर दिया है। इस दौरान घर वालों ने भागकर किसी तरह से हालांकि अपनी जान बचाई है। घर के ध्वस्त होने से 3 बकरों की दबने से मौत हो गई। वहीं घर में रखे बर्तन के साथ अनाज और डीजल इंजन भी बर्बाद हो गया। बताया जा रहा है कि हजारीबाग वन क्षेत्र से सीमा पार कर हाथियों का झुंड यहां पहुंचा है। लोगों ने इसकी जानकारी वन विभाग को भी दी है। साथ ही हाथियों के उत्पात से मुक्ति दिलाने की मांग इस वक्त की जा रही है। आप देखेंगे कि लगातार इस इलाके में हाथियों का आतंक है। कहने को तो लोगों को मुआवजा के नाम पर राशि मिल जा रही है,
लेकिन हाथियों को लेकर के जो एक मुकम्मल व्यवस्था होनी चाहिए कि हाथियों को कैसे इस इलाके से खदेड़ा जाए, इसके लिए हमको वन विभाग कहीं गंभीर नहीं दिखती है। कई लोगों की जानें जा चुकी है, कई लोगों का मकान टूट चुका है, मुआवजा तो मिल जाता है लेकिन जिसकी जान चली जाती है उसका जान वापस नहीं आता। इसलिए मैं वन विभाग से आग्रह करूंगा कि आने वाले समय में, आने वाले दिनों में इन हाथियों का जो झुंड है, जो हमारे इलाके, हमारे जंगलों के इलाके में घूम रहा है और हमारे रिहायशी इलाकों में आकर के ये जो तांडव मचा रहे हैं, इससे लोगों को छुटकारा मिले। और विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे ने कहा कि झारखंड में धर्मांतरण एक बहुत जटिल समस्या है। उन्होंने प्रलोभन देकर किए जा रहे धर्मांतरण को चिंता का विषय बताया। उन्होंने धर्मांतरण पर चिंता जाहिर करते हुए धर्मांतरण विरोधी कानून के कठोरता से पालन की भी मांग की है। सिमडेगा जिला यह अल्पमत में, हिंदू अल्पमत में चला गया है। हजारों ईसाई संस्थाएं, एनजीओज यहाँ पर इस काम में लगे हुए हैं और जनसंख्या असंतुलन का दूसरा कारण है बांग्लादेशी मुसलमानों की जो घुसपैठ झारखंड में हो रही है, मुर्शिदाबाद और इस सारे क्षेत्र से। आज हम देखेंगे कि साहेबगंज और पाकुड़ यहाँ पर इतना असंतुलन हो गया है कि संभवतः हिंदू वहाँ पर भी इस घुसपैठ के कारण से अल्पमत में आ जाएगा। और फिर धर्मांतरण का दूसरा प्रकार वहाँ घटित होता है, वह यानी लव जिहाद। इस तरीके से हिंदू कन्याओं का अपहरण, यही एक बहुत बड़े प्रमाण में लव जिहाद का एक प्रकार यहाँ पर है। तो मुझे लगता है कि जो कानून झारखंड में आया है धर्मांतरण विरोधी, उसका कठोरता से पालन करने की आज यहाँ आवश्यकता है। लोहरदगा के कुड़ू ब्लॉक मोड़ के पास अपराधियों ने गोली मारकर एक युवक की हत्या कर दी, जबकि एक महिला गंभीर रूप से जख्मी बताई जा रही है। महिला को बेहतर इलाज के लिए रिम्स भेज दिया गया है। लोहरदगा पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। गोलीबारी से इलाके में इस वक्त दहशत का माहौल बना हुआ है। और तमिलनाडु में फंसी झारखंड की 5 बेटियां घर लौट रही हैं। न्यूज 18 की खबर पर यह सब संभव हो सका है। तमिलनाडु के अविनाशी रेलवे स्टेशन से 5 महिलाएं आज रांची के लिए ट्रेन पकड़ेंगी। ये 5 बेटियां सिल्ली के जोन्हा की रहने वाली हैं और तमिलनाडु के SCM गारमेंट कंपनी में काम करती थीं। इन्हें 4 महीने का वेतन नहीं मिला था, इसलिए ये सभी अपने घर लौटना चाहती थीं। न्यूज 18 ने जब इनकी पीड़ा दिखाई तो आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो ने फोन कर 5 बेटियों से बात की और उनकी वापसी का इंतजाम किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि सीएम आवास पर कल के बाद आज भी बैठक बुलाई गई है, लेकिन लोबिन हेम्ब्रम ने यह भी कहा कि उस बैठक में फैसला लिया गया था कि आज झारखंड मुक्ति मोर्चा की बैठक अलग से होगी और उसके बाद यूपीए की अलग से बैठक बुलाई गई है, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। अब बैठक में जाने के बाद ही ना, अब पहले विधायक दल की बैठक होगी, फिर इसके बाद गठबंधन की में जितने लोग हैं उसके साथ बैठक होगी शाम में। अब बैठक में क्या निर्णय लिया जाएगा तो बैठक के बाद ही। बगोदर की माले विधायक विनोद सिंह को झारखंड का उत्कृष्ट विधायक चुना गया है। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र महतो की अध्यक्षता में हुई चयन समिति की बैठक में संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम, विधायक स्टीफन मरांडी और प्रेस सलाहकार समिति के संयोजक आनंद मोहन मौजूद रहे। इस मौके पर विनोद सिंह के नाम पर मोहर लगाई गई। 22 नवंबर को होने वाले झारखंड स्थापना दिवस समारोह में विधायक विनोद सिंह को सम्मानित किया जाएगा। और दिल्ली में चल रहे इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में झारखंड का जलवा दिख रहा है। ट्रेड फेयर में इस बार की थीम रही वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल, जिसमें झारखंड पार्टनर स्टेट के तौर पर शामिल है। इसके तहत झारखंड खादी बोर्ड पूरी तरह से तैयारी के साथ मेले का हिस्सा बना। दिल्ली से इस पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी फराह खान। दिल्ली के प्रगति मैदान में झारखंड का जादू भी जो है वो दिखने लगा है, क्योंकि झारखंड जो है वो भी पूरी तरीके से इस बार तैयारी जो है वो ट्रेड फेयर की करके आया है और इस बार झारखंड एक पार्टनर स्टेट की तरह भी यहाँ पर है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर झारखंड के जो रंग है वो दिख रहे हैं और साफ तौर पर हम जो शुरुआत कर रहे हैं वो झार क्राफ्ट से कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पर लोग जो हैं वो भी यहाँ के प्रिंट्स जो हैं उनको पसंद कर रहे हैं, चीज़ों को पसंद। अभी तो साड़ियाँ ही देख रहे हैं हम लोग, तो साड़ियाँ देख रहे हैं। अच्छा, इन जो सिंपल प्रिंट्स होते हैं या इसकी बात की जाए टस्सर सिल्क की, काफ़ी लोगों को पसंद आते हैं। पहले हम भी देख रहे थे।
या एब्सोल्युटली। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। तो आप यहाँ आई हैं, झारखंड की संस्कृति कला की बात की जाए, डिफरेंट चीज़ें हैं, कैसा लग रहा है झारखंड के स्टॉल्स? बहुत अच्छे हैं, इट्स वेरी नाइस। सो इन बिजनेस आवर्स है, लोग कम है, वी कैन सी इट मोर प्रॉपर्ली। अब धीरे धीरे हम आपको ज्वेलरी की तरफ लेकर चलते हैं, क्योंकि लोगों के लिए जो ज्वेलरी है वो एक आकर्षण का केंद्र रहती है। तो देखिए, झारखंड की जो ज्वेलरी है उसकी खासियत ये होती है कि वो प्योर जो है वो सिल्वर की होती है। और देखिए यहाँ ये जो आप देख रहे हैं ये खासियत है, इसको हम थेला बोलते हैं। और पाउजी भी यहाँ पर जो है वो लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, ये आप देख सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें, और सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि सिल्वर की जो ज्वेलरी होती है वो बहुत सिंपल होती है, और उसमें भी जो इतना वर्क होता है वो फिनिशिंग के साथ होता है। तो देखिए यहाँ देखिए कि बैम्बू से कितनी प्यारी जो है वो ट्रे बनाई गई हैं। तो सबसे अच्छी बात झारखंड की यही रहती है कि जो उनकी सिंपलिसिटी, जो उनकी आर्ट है, वो हर चीज़ में जो है वो झलकती है। तो लोग यहाँ आ रहे हैं, लोगों को अच्छा लग रहा है, और साफ तौर पर हम जैसे दिखा रहे थे कि जो रौनक इस बार देखने को मिल रही है, तो झारखंड का जो जलवा है वो पूरी तरीके से देखने को मिल रहा है। और लोग चाहे वो टस्सर सिल्क हो या ज्वेलरी हो, उसको काफ़ी पसंद कर रहे हैं। तो कैमरामैन कार्तिक के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।